नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रवेश कुमार, विभागाध्यक्ष शिक्षक शिक्षा विभाग, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर। जैसा आप सबको विदित है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में रोजगार की एक महत्वपूर्ण समस्या है और उस समस्या को समाधान करने के लिए रोजगार कार्यालय की तरफ से कैरियर काउंसलिंग हेतु वीडियो वार्ता का एक माध्यम चुना गया है और इसके अंतर्गत सभी महाविद्यालयों से जो प्रोफेसर्स हैं जिनको एक अनुभव है कि उन्होंने यहाँ तक आने के लिए या इस मुकाम तक आने के लिए जितनी मेहनत की है और उस मेहनत करने के पश्चात इस पद पर आसीन हुए हैं, तो उन सबसे ये उम्मीद भी की जाती है कि आपके द्वारा इस जन्म से लेकर के और आज तक जो शिक्षा आप सबने प्राप्त की है, तो उसका एक अनुभव और उस अनुभव का फ़ायदा आने वाली जनरेशन को मिल पाए, यह एक बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं जैसा कैरियर काउंसलिंग के तहत रोज़गार कार्यालय की तरफ से जो हमें टास्क दिया गया है उससे संबंधित मैं वार्ता करना चाहूँगा कि ये कुछ ऐसे मुख्य विषय हैं जिनके अंतर्गत सभी छात्र एवं छात्राओं को अपना दिन प्रतिदिन और समय और पल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि आपको बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तो बहुत सारे विषय हैं, गणित है, रसायन विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, या दूसरे आर्ट साइड्स के सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके अंतर्गत आप अपने रोज़गार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति चल रही है, उस वर्तमान समय में NEP 2020 भी आ चुका है और यह भी एक जो NEP 2020 है वो एक रोज़गार परक शिक्षा देने की बात कह रही है। अब ग्रेजुएशन के अंतर्गत या स्नातक के अंतर्गत सभी छात्रों को और छात्राओं को अपने मुख्य विषय के साथ में एक रोज़गार युक्त विषय चुनना होगा और जिसके अंतर्गत आप उसको पढ़ने के पश्चात आप रोज़गार प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वो टेलरिंग हो, चाहे वो वेलदार हो, चाहे वो मकान बनाने से संबंधित बात हो, या कुकिंग का मैटर हो, या फिर किसी और चीज़ का भी मैटर हो। तो वो सारी चीज़ें प्रत्येक विषय को रोज़गार बनाने के लिए इनको पढ़ाया जाना अनिवार्य हो रहा है कि आप अपने मुख्य विषय के साथ में एक रोज़गार युक्त विषय भी आप पढ़ेंगे, जिससे कि आगे भविष्य में चल कर के स्वयं रोज़गार उत्पन्न कर लेंगे। तो ऐसी योजना सरकार की है और सरकार उस पर सकारात्मक प्रयास कर रही है और इस वीडियो वार्ता के माध्यम से आप सबको यह बात बताई जा रही है कि आप उस विषय को अपने मुख्य विषय के साथ में जोड़ेंगे और उसका ज्ञानवर्धन करेंगे और आगे भविष्य में आप अपना कार्य को सफलपूर्वक बना पाएंगे। तो जैसा मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैं बीएड का प्राध्यापक हूँ और बीएड के प्राध्यापक के अंतर्गत जिस कार्य को, यह एक अपने आप में व्यवसायिक ही शिक्षा है, तो इस व्यवसाय शिक्षा के लिए, क्योंकि अध्यापक शिक्षा सर्वोपरि शिक्षा मानी जा रही है, इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जन्म से लेकर के और अंतिम समय तक शिक्षा का माध्यम निरंतर चलता रहता है। तो अध्यापकों की आवश्यकता इसलिए आवश्यक है कि नए नए ज्ञान और नए नए रोजगार परक शिक्षक बने और शिक्षा का वर्धन हो। इसलिए आवश्यक है
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीएड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप अपने विषयों का चयन करना बहुत अनिवार्य है। आपको यदि एसएसटी का विषय का टीचर बनना है तो एसएसटी विषय के लिए ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 2 विषय ऐसे लेने होंगे जिससे कि आप एसएसटी के अध्यापक बन पाएंगे। ऐसे ही हिंदी है, हिंदी के लिए संस्कृत अनिवार्य है, संस्कृत लेना अनिवार्य होगा। उसके साथ साथ आपको और भी ऐसे विषय जो अंग्रेजी विषय है या आपको साइंस विषय है या आपको मैथ पढ़ाना है या आपको साइंस पढ़ानी है या आपको बायोलॉजी पढ़ानी है, तो उन सब के लिए एक कॉम्बिनेशन होना बहुत आवश्यक है। इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यक है कि आप छोटी छोटी बातों को नोट्स करें, अर्थात उसके नोट्स बनाएं। कक्षा 6 से लेकर के आगे 10, 11, 12 तक की स्टडी और अध्ययन इस प्रकार का अध्ययन है कि ये आगे चल कर के जो जितने भी यूजी या पीजी के कोर्स करेंगे तो ये छोटी बातें ये बड़ी बन जाती हैं और हम छोटी बातों को भूलते चले जाते हैं। तो आवश्यक होगा कि आप अपने छोटी बातों को नोट करके रखेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल हो पाएंगे। और ज़रूरत इस बात की है कि आप इंसेंटिव लें। इंसेंटिव का मतलब यहाँ पर यह है कि आप आगे बढ़ कर के आएँ अपने कार्य को करने के लिए कि हाँ सर मैं ये कर पाऊँगा, तो उसमें आप प्रतिभाग करें। यदि आप प्रतिभाग नहीं करेंगे, आप पीछे हटेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप इस कार्य को आगे भविष्य में कर नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है, आवश्यक है कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप इंसेंटिव लें और आगे बढ़कर कार्य करें। यदि आप आगे बढ़कर कार्य नहीं करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप सफल हो पाएंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि जब भी आप सामान्य शिक्षा के साथ साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एनएसएस है, चाहे रोवर्स रेंजर्स है, चाहे स्काउट गाइड है, चाहे एनसीसी है या अन्य कोई और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें किसी एक में प्रतिभाग तो करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस चीज़ की भी भूमिका है, उसके भी एक एक्स्ट्रा अंक मिलते ही मिलते हैं, लेकिन हमारा सर्वांगीण विकास भी होता है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप इनमें से कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेना बहुत अनिवार्य है। साथ में मैं बताऊंगा कि आप हमेशा करंट अफेयर्स अवश्य पढ़ें, क्योंकि जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो चलता रहता है, बाद में आ जाएगा। इन सब से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। इसके बाद में आइडियल स्टोरी पढ़ें। मान लीजिए किसी ने किसी चीज़ में योगदान दिया, आईएएस की परीक्षा पास की, उसका इंटरव्यू पढ़िए, उनके द्वारा दिए गए लेख पढ़िए कि उनके जीवन संघर्ष में कौन कौन सी कहानियाँ ऐसी हुई हैं जिससे वो आगे बढ़े हैं, तो उनके लेख का आप पर असर पड़ेगा। साथ में मैं कहूँगा कि जो अभ्यास है यानी कि प्रैक्टिस है, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। चाहे गणित हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे कोई भी विषय हो, उसमें आवश्यकता इस बात की है कि आप उसको अभ्यास के तौर पर अवश्य लें, रिकॉल करें। आप दूसरों के फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए करें। आपने जो पढ़ा है उसे छोटों को पढ़ाएं, और छोटों को पढ़ाएंगे तो वो आपको रिकॉल होगा। तो आवश्यक इस बात की है कि हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है। अपने ज्ञान के साथ साथ में दूसरे ज्ञान की वृद्धि भी हो जाएगी। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है भाई? तो इसको हमें पॉजिटिव सकारात्मक रूप में लेना है कि मैं स्वयं मनन करूँगा, इतना ज्ञान नहीं बढ़ेगा। अगर दूसरों को पढ़ाऊँगा तो मैं समझ रहा हूँ कि अपने अंदर से और ज्ञान की उत्पत्ति होती है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी मात्रा विकसित की जा सकती है। तो इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं के जो भी आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, उस एग्ज़ाम को देने के बाद में उसमें आए प्रश्नों को एक बार लिखने का प्रयत्न करें और उनको ढूंढना, अपनी टेक्स्ट बुक में ढूंढें। एक प्रश्न के साथ में 10 प्रश्नों का ज्ञान और हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात रहेगी कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए आवश्यक होगा कि आप स्मरण करते रहें। तो इतनी यह वीडियो वार्ता है, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है।
और ज़्यादा अपलोडिंग होगी नहीं। इसलिए धन्यवाद।